भेदभाव कर रहे हो। तो फिर तृतीय न्यायाधीशवाद आया 1998 में, और इस वाद में फिर से पिटिशन आई कि भाई ये क्या होना चाहिए, परामर्श का मतलब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 124 को डिफाइन करें। तो फिर न्यायपालिका ने कहा कि देखो क्या है कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली सामान्यतः जब भी सरकार इस तरह की न्यायिक नियुक्तियां करेगी तो वह क्या करेगी, वह भेदभाव कर सकती है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि यह नियुक्तियां स्वयं किसके द्वारा हो, न्यायपालिका के द्वारा। क्योंकि यह नियुक्तियां अगर कार्यपालिका करेगी तो अनिवार्य तौर पर बायस्ड होगी, और जो नियुक्त न्यायाधीश होंगे वो सदैव सरकार के पक्ष में काम करेंगे। या फिर ऑब्वियसली बात है प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश करेगा, जो प्रधानमंत्री जिसको जानता है। इतने देश में इतने न्यायाधीश है, किसको कहाँ जानता, तो जो उसके संपर्क में है, जो उसके परिचितों के केस सॉल्व कर रहे हैं। पता चले अंबानी का कोई केस था गुजरात हाई कोर्ट में, किसी न्यायाधीश ने फेवर में कर दिया, खुश हो गए अंबानी, फोन लगाया, प्रधानमंत्री कहा इसको बना दो, जज बना दिया, तो क्या होगा, ये भेदभाव हो सकता है। तो कहा न्यायिक नियुक्तियां तो केवल कौन करेगा, न्यायपालिका ही करेगी। तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ परामर्श का मतलब सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, किंतु यहाँ परामर्श का अर्थ अकेले एक न्यायाधीश की सलाह नहीं होगी। यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, कॉलेजियम बनाएंगे, अर्थात कोई भी परामर्श यदि राष्ट्रपति को दिया गया है तो वह परामर्श एक कॉलेजियम के द्वारा दिया जाएगा, और वह कॉलेजियम में कितने न्यायाधीश होंगे, 5 न्यायाधीश होंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो परामर्श मंडल जो बनेगा, कॉलेजियम जिसको कहते हैं, ये कॉलेजियम ही राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। मतलब अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति नहीं मानेगा, ये राष्ट्रपति तभी मानेगा जब ये सलाह किसने दी हो, परामर्श मंडल ने दी हो। और ऐसा परामर्श मंडल भी न्यायपालिका के सदस्यों से मिलकर ही बनेगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 क्या होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। और सामान्यतः उसी परंपरा को फिर जीवित किया कि सीनियर मोस्ट न्यायाधीश ही क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। और बाकी के ये 4 न्यायाधीश जिनकी नाम की रिकमेंडेशन करेंगे राष्ट्रपति, उन्हीं के नाम को क्या करेगा, राष्ट्रपति उन्हीं के नाम को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त करेगा, यानी उनको न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाकर नियुक्ति करेगा। ठीक है, बात समझ में अच्छे से आपको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है। तो अब मामला यहां पहुंच गया। अब 98 के बाद पूरा पावर किसके पास में आ गया, न्यायपालिका के पास में आ गया। अब ये 4 न्यायाधीश है। अब जनरली कोई बड़ा न्यायाधीश है तो उसके परिवार में जनरली लोग क्या होते हैं, न्यायाधीश मतलब वकील ही होते हैं। अब उसका बेटा वकील, बेटे का पोता वकील, बहू वकील, ये वकील, वो वकील। तो इनने कॉलेजियम ने क्या किया, अपने ही अपने परिवार के लोगों को क्या किया, जज बनाना शुरू कर दिया। अब भारत के जितने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में 20-25 परिवारों के लोग ही जज बन रहे हैं लगातार 10-12 सालों से, क्योंकि भाई कॉलेजियम है। और कॉलेजियम के उस पर क्वेश्चन उठाएगा कौन, वो उठाएगा तो जाएगा इनके पास ही। भाई न्यायपालिका अगर नियुक्त कर रही, कहा तुम्हारा निर्णय सही नहीं था तो ठीक, आ जाओ न्यायालय में, तो खुद बैठेंगे, तुमको रोज बुलाएंगे, कहीं साबित कर देंगे देखो तुम गलत हो, हम क्या है, सही है। तो अब इनके विरुद्ध कहाँ चैलेंज करें, सरकार कर नहीं सकती है कुछ। तो ये तो बिल्कुल अपनी तरफ में क्या हो गई, ये तो भाई भतीजावाद हो गया, नेपोटिज्म हो गया। तो यह परंपरा बहुत तेजी से चलने लगी। अब न्यायाधीश जो है एकदम पावर में आ गए हैं। अब किसी को इस देश में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बनना होगा तो उसे किसको पटाना होगा, इस कॉलेजियम को पटाना होगा। कितने न्यायाधीश है, 5 आराम से सेट किया सकता है। ठीक है, सब पहुंच गए। तो भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा परिचित है, ये मेरा। अब देश में परिवारवाद चल रहा है पूरा, है ना, क्योंकि इनमें कोई एग्जाम तो होती नहीं है। अच्छा आप सोचिए, एक पटवारी बनने के लिए एग्जाम ले रहे हैं, पर न्यायाधीश बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ कॉलेजियम बोल दे कि ये योग्य है, बन जाएगा। आप सोचिए, और ये कॉलेजियम ने एक बार रिकमेंड कर दिया, बनाना ही पड़ेगा। ऐसे कई न्यायाधीश, मतलब कई ऐसे वकील क्या बन चुके हैं हमारे देश में, न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, अब सरकार ने कहा नहीं ये तो गलत है, यह अन्याय है। सरकार को ये रियलाइज भी हुआ कि हाँ गलती थोड़ी हमारी भी थी, है ना। पूर्व में हमारे जो
जो पूर्वज थे उन्होंने भी बहुत गलतियां करी जोश में, ठीक है, न्यायपालिका से पंगा लेकर ये सब ले आया। अगर सिंपल चल रहे होते तो इतने विवाद न होते। तो फिर उन्होंने कहा कि काम करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। अतः ऐसी पारदर्शिता निष्पक्षता लाने के लिए भारतीय संसद ने संविधान में क्या किया, अमेंडमेंट किया। कौन सा किया? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और कहा कि हम एक आयोग बनाएंगे। इसका नाम क्या होगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाएंगे, ठीक है। और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 6। इसका चेयरमैन तो वही होगा, कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 2 कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। मतलब ऐसा राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जिसमें हमने किसको रिप्रेजेंटेशन दिया? न्यायपालिका। कहा इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। हम आपका सम्मान करते हैं, आप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 और ले आओ आपके वरिष्ठ न्यायाधीश, 3 मेंबर हो गए। किंतु इसमें जो चौथा मेंबर होगा वो अनिवार्यतः कौन होगा? विधि मंत्री होगा। लॉ मिनिस्टर जो होगा हमारे देश का, वो इसका क्या होगा? एक मेंबर होगा। और बाकी के बचे जो 2 मेंबर हैं, उन 2 मेंबर को एक कमेटी मिलकर अपॉइंट करेगी और वो कमेटी बनेगी प्रधानमंत्री से, विपक्ष के नेता से और लोकसभा अध्यक्ष से। ये 3 मिलेंगे और ये तीनों मिलकर किसी 2 व्यक्तियों को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। कहां करेंगे? इस नियुक्ति आयोग में करेंगे। अर्थात 3 मेंबर कहां से होंगे? जुडिशियल से होंगे। 1 मेंबर कौन होगा? लॉ मिनिस्टर होगा। और बाकी 2 मेंबर जो होंगे उसको भी एक कमेटी वाले, कमेटी में पीएम होगा, अपोजिशन लीडर होगा और कौन होगा? स्पीकर होगा, ताकि बैलेंस बना रहे उसमें भी, सरकार के अकेले तानाशाही न चले, अपोजिशन पार्टी का लीडर भी हो उसमें। बहुत ही संतुलित बनाया गया आयोग। और कहा कि अब आज के बाद देश में जितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, जब ये 99 अमेंडमेंट पारित कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया, राष्ट्रपति ने इसको नोटिफाई कर दिया, ठीक है। अब कहा आज के बाद अब कोई कॉलेजियम नहीं होगा। अब जितनी भी नियुक्तियां करेगा राष्ट्रपति, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय की हो, चाहे वो उच्च न्यायालय की हो, सारी नियुक्तियां कौन करेगा? ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट करेगा। और ये 6 लोग मिलकर आपस में क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। और किन्हीं भी 2 लोगों ने निर्णय को मना कर दिया, अगर किन्हीं भी 2 लोगों ने किसी नाम पर आपत्ति ले ली, तो वो नाम राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाएगा। एक प्रकार के सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। ये एक संतुलित है जहां न्यायपालिका अपनी तानाशाही नहीं चला सकती है। ये एक ऐसा संतुलन है जहां कार्यपालिका भी अपनी तानाशाही नहीं चला सकती है। दोनों मिलजुल कर, समझ बुझकर ऐसे निष्पक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब लोगों ने फिर इसको चुनौती दे दी, कहा कि नहीं, ठीक है, चुनौती कौन देगा? इन्हीं के भाई भतीजे जो वकालत करते हैं, ने कहा तार दो। जो जजेस होंगे उनके बहुत सारे परिचित क्या करते हैं? वकालत करते हैं। उनने कहा कि ये असंवैधानिक है, ये तो सीधे सीधे संविधान की मूल भावना की क्या है? विरुद्ध है। लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसकी सुनवाई करेंगे, ठीक है। और बाद में सुनवाई करके कहा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन असंवैधानिक है। ये क्यों असंवैधानिक है? ये क्योंकि यह जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहा है। अभी तक हम जो नियुक्तियां कर रहे थे वो सही थी, आज से ये खत्म, फिर से कॉलेजियम शुरू, ठीक है। वापस से क्या हो गया? कॉलेजियम आ गया। अब कॉलेजियम से फिर वही जो है मुख्य न्यायाधीश और 4 न्यायाधीश मिलकर क्या करते हैं? निर्णय। इनमें भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। यदि कोई 2 लोगों ने नाम में असहमति दे दी तो उस नाम का रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा, ठीक। अब ये फिर से शुरू कर दिया। अब इसको लेकर फिर से क्या हो गया है? विवाद है। कई जगह जो है क्या किया जा रहा है? कई जगह इस बात की जा रही है कि भाई इस